नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में? मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम कक्षा 9 आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में समास। समास किसको कहते हैं, समास के कितने प्रकार हैं, इसकी बात इस पीरियड में हम करेंगे। तो समास किसको कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल का नाम समास कहलाते हैं। आपस में परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्द, मान लो हम उदाहरण लेते हैं आजीवन, आजीवन, तो इसमें दो शब्द हैं, जीवन और आ, लेकिन दो शब्द मिलकर शब्द एक बनता है आजीवन। ऐसा और उदाहरण देखिए, हर घड़ी, हर घड़ी, हर और घड़ी, हर भी एक अलग शब्द बन सकता है, घड़ी भी अलग शब्द बनता है। तो ऐसे दो शब्द आपस में मिलकर जो मेल बनाते हैं उसे समास कहते हैं। अब मित्रों, समास के जो भेद है वो 6 भेद है। समास के 6 भेद है। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार। और 6 में से जो तत्पुरुष समास है उसके कुछ अन्य प्रकार है। कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अलोक तत्पुरुष और नग तत्पुरुष। तो मित्रों, ये है कि समास के अलग अलग प्रकार। अब हम सबसे पहले अवयवी भाव समास की बात करेंगे। तो मित्रों, जिस समास का पहला खंड प्रधान हो, पहला खंड प्रधान हो, हमने लिखा कि भरपेट, कुछ ऐसा शब्द हमने यहाँ लिखा भरपेट। तो मुख्य जो शब्द है, प्रधान शब्द है वो भर, भरपेट, पेट भरकर। जब भर शब्द आता है तब उसका अर्थ हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। भरपेट तो उसका पहला शब्द। तो जिस समास का पहला खंड, खंड मतलब पहला खंड प्रधान हो वह अवयवी समास बनता है, उसे अवयवी समास कहते हैं। इसमें पहला खंड अवयव होता है, तो पहला खंड है वो अवयव है। तो इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचान सकते हैं कि यह समास अवयवी भाव का है? तो यदि समस्त पद के आरंभ से भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, ओ, अनु, यावत और अधिक, इतने शब्द के खंड अगर मुख्य रूप से पहले आए तो ऐसे जो भी शब्द है वो अवयवी भाव समास के उदाहरण है। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि अवयवी भाव समास किसको कहते हैं। जो पहला खंड होता है वो मुख्य होता है, और जो पहला खंड जो आता है वो यहाँ दिए गए शब्दों से भी आता है, जैसे भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, ओ, अनु, यावत, अधिक। तो ऐसे जो शब्द प्रधान रूप से पहले आते हैं, ऐसे खंड आते हैं, वो शब्द बनते हैं अवयवी भाव समास। इसके और कुछ उदाहरण लेंगे हम। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, तो अगर हम उसका संधि विग्रह करेंगे, संधि विग्रह, तो प्रति प्लस अक्ष, तो प्रत्यय, प्रति वो पहला खंड है, वो मुख्य, प्रति, यथा। एक और शब्द लेंगे हम, यथा गति, यथा गति, तो इसमें यथा है जो पहला मुख्य खंड है। तो कोई भी शब्द आए, एक बार देख सकते हैं कि भर, निर, प्रति, ये जो दिए गए शब्द है वो पहले प्रधान रूप से आए तो अवयवी भाव समास
बनता है। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की, जिसके अलग अलग 8 प्रकार है कर्म तत्पुरुष, जो कि हमने पहले बताया। तो हम पहले बात करेंगे कर्म तत्पुरुष की। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं समझ लीजिए। जहां पूर्व विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद, पूर्व विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष बनता है। जहां पूर्व विशेषण मान लो यश प्राप्त, हमें उदाहरण देते हैं यश प्राप्त, तो ये क्या है? विशेषण प्राप्त। क्या प्राप्त? यश प्राप्त। जहां पूर्व विशेषण होने के कारण पूर्व विशेषण यश, जहां यश प्राप्त होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने, तो ये विशेष्य, ये विशेषण है, ये विशेष्य। तो ये दोनों के कारण विशेषण पहले आता है और बाद में विशेष्य आता है। तो विशेषण पहले और बाद में विशेष्य आता है, और उसके कारण क्या होता है कि प्रधान क्या होता है? तो मुख्य होता है, पहला खंड होता है, इसलिए वो तत्पुरुष समास बनता है। कैसा तत्पुरुष समास बनता है? कर्म तत्पुरुष समास, जहां विशेषण पहले आता है, बाद में पहला खंड विशेषण का होता है, बाद उसके बाद जो खंड आता है वो विशेष्य आता है, और दोनों मिलकर वो विशेष्य प्रधान रूप में आता है। इसको यश तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके तो और उदाहरण देखिए तत्पुरुष समास के, जो कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है यश प्राप्त, जो यश को प्राप्त होते हैं। शरणागत, दूसरा है शरणागत। तो शरण प्लस आगत, शरण प्लस आगत, तो पहला है शरण, तो शरण विशेषण है, आगत है वो विशेषण है, दोनों मिलकर शरणागत बनता है। लेकिन शरणागत किसी के शरण में जाने की बात है, तो अगर शरण नहीं होता तो किसी के शरण में जाने की बात ही नहीं होती, पहला प्रधान होता है। इसलिए कर्म तत्पुरुष के उदाहरण, तत्पुरुष के जो उदाहरण होते हैं उसमें हमने पहला देखा। अब हम बात करेंगे करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की बात करेंगे हम, तो अब उसके हम उदाहरण डायरेक्ट उदाहरण लेंगे। करण तत्पुरुष में तुलसीकृत उदाहरण, तुलसीकृत। उसके बाद हम लेंगे मनमानी, मुंह मांगा, ये जो उदाहरण है। उसके अलावा कुछ और भी उदाहरण है, रेखांकित, मदान, मनमानी, प्रबुदत, ये सब करण तत्पुरुष के उदाहरण है। तीसरा प्रकार है वो है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में हवन सामग्री, उसके बाद शयन कक्ष, यज्ञ ध्रुत, रसोई घर, रसोई के लिए घर, जिसमें लिए शब्द आते हैं, के लिए जो बीच में आते हैं वो संप्रदान तत्पुरुष बनते हैं। पहले हमने देखा तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष, जो कर्म तत्पुरुष जो होते हैं वो होते हैं पहले विशेषण और बाद में विशेष्य वाला। उसके बाद हमने देखा करण तत्पुरुष, जिस समास में से उसमें आता है, से मान लो कि तुलसी से मन माना तो मन से मानना, मुंह मांगा तो मुंह से मांगा होगा। तो जो से बीच में आता है वो करण तत्पुरुष है, और जिसमें लिए बीच में आता हो, मान लो तेरे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। एक और उदाहरण यज्ञ ध्रुव, यज्ञ के लिए ध्रुव, रसोई घर,
रसोई के लिए घर। तो जिस शब्द के बीच में, दो शब्दों के बीच में, दो खंडों के बीच में लिए शब्द आते हैं वो संप्रदान तत्पुरुष बनते हैं। अब हम अगली बात करेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास, उसमें क्या आता है कि अपादान तत्पुरुष समास में उसमें भी से शब्द बीच में आते हैं। जो से आते हैं वो कर्म की बात आती है। पहले हमने जो बात की करण तत्पुरुष, उसमें वे खंडों के बीच से आता है। जो से आता है वो से कोई व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करता है, इसके लिए आता है। और यहाँ जो से आता है वो एक प्रकार का उसकी मनोस्थिति दर्शाता है, उसका हाल दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर चोर भय, तो चोर से भय, यहाँ स्थिति दर्शाता है। जो शब्द दो खंडों के बीच से आते हैं वो क्या दर्शाता है? स्थिति दर्शाता है। इसमें जो से आते हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के द्वारा से आते हैं, यहाँ स्थिति दर्शाते हैं। कौन से समास में? अपादान तत्पुरुष समास में। एक और उदाहरण, चोर से मतलब चोर से भय, धन से हीन, जो धन ही कहलाता है, धन तो धन से हीन। तो ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, जन्म रोगी, जन्म से रोगी। तो जिस शब्द के दो खंडों के बीच से आता हो और वो शब्द दर्शाता हो किसी की स्थिति दर्शाता हो, ऐसे समास को हम अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम बात करेंगे संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या आता है कि इसमें का, की ऐसे शब्द आते हैं जो किसी का संबंध दर्शाता है। संबंध तत्पुरुष समास में किसी का संबंध दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे देवस्थान, तो देव का स्थान, तो स्थान में वो देव का है, तो देव स्थान से किसका संबंध है? देव का संबंध। ऐसे उदाहरण और देखेंगे। पवन पुत्र, तो पुत्र का संबंध किससे है? पवन से है, इसलिए पवन का पुत्र। संबंध उसमें किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दर्शाता हो। एक और उदाहरण, पवन चक्की, और चक्की का संबंध किससे है? पवन से। पवन से ही चक्की तो होती है, और भी चक्कियां होती है, लेकिन यहाँ पवन का संबंध दर्शाया है, पवन चक्की। तो पवन की चक्की, जो संबंध दर्शाते हैं उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला समास है अधिकरण तत्पुरुष समास, जो अधिकता दर्शाता है, किसी चीज वस्तु व्यक्ति की अधिकता दर्शाता है। ऐसा जो समास है वो अधिकरण समास कहलाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास। उसके कुछ उदाहरण हम लेते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास, धर्मवीर, रस, एक और उदाहरण, धर्मवीर और रस नहीं, स्वर्गवास, ये दो उदाहरण हैं। अब यहाँ क्या होता है? वीर, तो वीर का अधिकरण किया हुआ है। वीर पर कैसा वीर? धर्म से वीर, तो धर्म से वीर। स्वर्गवास, वास हो चुका है, कैसा वास हो चुका है? स्वर्ग का वास, स्वर्ग का वास। तो यहाँ स्वर्ग का अधिकरण है, यहाँ धर्म का अधिकरण। तो ऐसे कुछ और भी शब्द है। आपवीति
मतलब आप पर बीती, ग्रामवास तो ग्राम में वास, तो ऐसे जो शब्द आते हैं वो अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब हम देखेंगे अलुक तत्पुरुष समास। अब अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है वो कुछ समझ रहे हैं। अलुक तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति कारक चिन्ह आता है, पहले पद की विभक्ति आती है, उसका लोप न होकर किसी में समाहित हो जाती है। जो शब्द होते हैं वो शब्द जो शब्द है उस शब्द में पहले विभक्ति, वो विभक्ति का लोप होता नहीं, वो विभक्ति ऐसी रहती है। और अगला जो शब्द आता है उसको समाहित हो जाती है, समाविष्ट हो जाती है। जैसे कि खेचर, एक और उदाहरण है युधिष्ठिर, खेचर और युधिष्ठिर। खेचर मतलब आकाश में चढ़ने वाला, युद्ध में स्थिर, आकाश में चढ़ने वाला, जो आकाश में विहार करता है, आकाश में पड़ता है, घूमता है, उसे खेचर कहता है। युधिष्ठिर का युद्ध में जो स्थिर है, युद्ध में स्थिर, जो व्यक्ति युद्ध में स्थिर रह सकता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। तो यहाँ खेचर तो विभक्ति का लोप नहीं होता, यहाँ युधिष्ठिर युद्ध उसका लोप नहीं होता और स्थिर में वो समाहित हो जाता है। युद्ध में स्थिर, युद्ध और स्थिर दोनों एक शब्द बन जाते हैं। खे और चर दोनों, चर मतलब चढ़ने वाला, खे मतलब यहाँ आकाश का अर्थ लिया जाता है। तो जो शब्द होते हैं वो शब्द जो अगले शब्द जो विभक्तियां होती है उसका लोप नहीं होता, अब इसके बाद में जो शब्द आता है उसमें वो समाविष्ट हो जाता है। ऐसे शब्द अलुक तत्पुरुष समास किया जाता है। अब नंग तत्पुरुष की बात करेंगे, जो तत्पुरुष समास का आखिरी प्रकार है नंग तत्पुरुष। इसमें क्या होता है कि जिसका पहला पद निषेधवाचक है, नकारात्मक है, पहला शब्द कौन सा होता है पद वो नकारात्मक, इसका समस्त पद और या अन से शुरू होता है, जो नकारात्मक दर्शा होता है नेगेटिव, और या अन क्या दर्शाता है और अन। तो ऐसा है नकारात्मक जो पद होते हैं अछूत, उसका उदाहरण लेते हैं अछूत। अछूत एक और उदाहरण लेते हैं अधर्म, एक और उदाहरण अनहोनी, अनंत। तो ये सभी शब्द है, पद है, वो हमें नकारात्मकता दर्शाता है। मान लो क्या तो जो छूत नहीं, जो छूने के लिए काबिल नहीं, जो छूत न हो, जो छूत न हो, छूने के काबिल नहीं। अच्छा, अधर, अधर का मतलब क्या होता है? जो धर्म नहीं, धर्म नहीं, नहीं धर्म नहीं, ना धर्म, यहाँ होने, अनहोनी, न होने वाला, न होने वाला, अनंत, जिसका अंत, जिसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं। तो ऐसे जो शब्द है, जो शब्द हमें नकारात्मकता दर्शाता है, अगला जो पद है ऐसे जो अगला जो पद होता है वो नेगेटिव होता है, निषेध वाक्य सॉरी निषेध का दर्शाता है। अब हम बात करेंगे उसका तीसरा कर्मधारय समास की, जो हमने अवयवी भाव समास पढ़ा, तत्पुरुष समास के प्रकार जो 8 प्रकार है अलग अलग, वो कैसे शब्द पद बनते हैं और उसको तत्पुरुष समास बनते हैं, इसकी बात की। अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास, ये आ गया, ये भी आ गया। अब बात करेंगे कर्मधारय
तत्पुरुष समास। जो समस्त पदों के खंडों में परस्पर विशेष्य विशेषण भाव अथवा उपमान के उपमेय भाव का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण भी हो, विशेष्य भी हो, और उपमान भी हो और उपमेय भी हो, ऐसा संबंध आपस में दर्शाता हो परस्पर, ऐसा जो भी शब्द है वो कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर घनश्याम, घन विशेषण है, श्याम उसका विशेष्य है। घनश्याम, विद्याधर, घनश्याम विद्याधर, सज्जन। अब तीनों की बात करें। घनश्याम, घनश्याम का मतलब क्या होता है मित्रों कि घन जैसा श्याम, घन जैसा श्याम। विद्याधर, तो विद्याधर का विद्या रूपी धन, विद्या मतलब विद्या रूपी धन। सज्जन, सतजन, सतजन, तीनों विशेषण है, गण, विद्या और सत, तीनों विशेषण है। श्याम भी शब्द बनता है, लेकिन श्याम की विशेषता क्या है कि वो घन जैसा है। घन की विशेषता क्या है? विद्या है। जन की विशेषता, मानव की विशेषता क्या है? तो सत, सतजन। वो तीनों में विशेषण भी है, विशेषण है, उपमान भी है, उपमेय भी है। ऐसे उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य दोनों आपस में मिल जाते हैं, ऐसे शब्द को हम समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब बात करेंगे हम द्विगु समास की। अब बात करेंगे हम कर्मधारय क्या है, द्विगु समास की बात हम करेंगे। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक जो अगला पद होता है वो सब द्विगु समास कहलाता है। मान लो कि यहाँ त्रिफला एक उदाहरण देते हैं, त्रिफला। एक और उदाहरण लेंगे, चौमासा, चौमासा। इसके बाद नवरत्न, तो तीनों उदाहरण में हम देखेंगे कि त्रिफला तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। चौमासा में चार मास का समूह। नवरत्न में नौ रत्नों का समूह। तो मित्रों, जिस शब्द में पहला कर्ण पहला पद में संख्या दर्शाता वैसा कोई पद हो द्विगु समास कहलाता है। त्रिफला, चौमासा, नवरत्न, चवन्नी, नवरात्र, तिरंगा, दोपहर, ऐसे जो भी शब्द आते हैं जिसमें संख्या पहले आती है वो द्विगु समास कहलाता है। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास जिसमें दोनों खंड प्रधान, दो खंड होते हैं शब्द के, दोनों प्रधान मुख्य हो, एक के बिना एक अधूरा रहता है, दोनों मुख्य हो। विग्रह करने पर जिसमें और अथवा या का प्रयोग होता है, तो ऐसे कोई भी शब्द है वो द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों मुख्य, यानी कि माता पिता, माता पिता, तो माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। माता और पिता, जिसमें और या आता हो दो खंडों के बीच, वो द्वंद्व समास कहलाता है। एक और उदाहरण हम देखेंगे, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म। तो धर्म
एक और उदाहरण हम लेंगे, दिन रात। दिन रात, दिन और रात, दिन और रात। तो जिसमें और आता हो या आता हो वो शब्द क्या पद क्या कहलाता है? वो पद द्विगु द्वंद्व समास। अब हम आखिर में बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। अगला समास है बहुव्रीहि समास। जहां समस्त पद में आए दो पदों, दोनों ही पद गौण होते हैं, जो प्रधान होते हैं वो द्विगु समास द्वंद्व समास बनते हैं, और दोनों गौण होते हैं और दोनों मिलकर तीसरे विषय में कुछ कहते हो वो बहुव्रीहि समास। दो पद होते हैं, दोनों पद दोनों खंड गौण होते हैं और दोनों मिलकर कुछ तीसरी बार अपने बारे में नहीं, तीसरे व्यक्ति तीसरी चीज वस्तु के बारे में दर्शाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मान लो पीतांबर, तो यहां पीतांबर का अर्थ होता है पीला है अंबर जिसका। पीतांबर पीला अंबर, कलर है पीला अंबर, तो अंबर का यहाँ वस्त्र आप अर्थ करेंगे। पीला है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। अब देखो पीला अंबर दोनों गौण है, पीला का कोई मतलब नहीं, वस्त्र पीला वस्त्र, लेकिन दोनों अगर मिल जाए तो भगवान श्री कृष्ण बन जाता है। क्या बोलता है उसका तीसरे व्यक्ति के बारे में बात है। ये दोनों का कुछ नहीं बनेगा, गौण है वस्त्र, तो उसका कोई प्रधान शब्द नहीं है। पीला वो भी गौण है, लेकिन दोनों गौण मिलकर तीसरी बात करता है तो श्री कृष्ण। खाली पीला, खाली पीले की बात करेंगे तो हमें श्री कृष्ण की बात नहीं याद रहेगी। वस्त्र के बारे में बात करें खाली वस्त्र तो हमें नहीं, लेकिन जब पीला अंबर बोलेंगे मतलब पीला और अंबर को मिलाकर पीतांबर बोलेंगे तब हमें श्री कृष्ण याद आएंगे। तो ऐसे कुछ उदाहरण और भी है। सुलोचना, तो लोचन है सुंदर, सु का मतलब है यहाँ लोचन है सुंदर, सु का मतलब सुंदर और लोचन का मतलब आंख, नयन, नेत्र आदि। जिसकी नयन सुंदर है तो सुंदर का और कई भी ये शब्द प्रयोग होता है। लोचन, तो लोचन से हमें नहीं पता चलेगा कि उसके लोचन सुंदर है, अगर सुंदर से हमें पता चलता है कि लोचन सुंदर है, लेकिन दोनों गौण को मिलाते हैं सुलोचन, तो सुलोचन के बारे में पता चलता है कि उसकी आंखें सुंदर हैं। तो यहाँ लोचन, लोचन का मतलब नेत्र, सु का मतलब सुंदर। तो ऐसे और उदाहरण है कमल, नयन, तो कमल और नयन दोनों गौण पद है। नयन की बात करते हैं तो सभी की नयन होती है, कमल की बात करते हैं तो कमल का फूल का अर्थ दर्शाता है, लेकिन कमल के समान नयन, तो वो कमल कौन याद आता है? कमल नयन की जब बात आती है कमल के समान नयन तो वो हमें विष्णु याद आता है। कमल के समान नयन, कमल नयन मतलब विष्णु। तिरंगा, अगर तिरंगा की बात करें तो हमें पता है ती मतलब तीन, रंगा, रंगा मतलब कलर, तीन कलर की बात होती है। तो तीन और रंग और तीन दोनों अलग लिखेंगे तो दोनों कौन है? तीन तो कहीं भी प्रयोग होगा, रंग का प्रयोग भी कहीं भी होगा, लेकिन ती और रंग, तिरंगा जब मिल जाएंगे दो पद तो हमें राष्ट्रध्वज दिखाई देगा, मतलब हम राष्ट्रध्वज की बात करते हैं। तो मित्रों ऐसे शब्द पद होते हैं, उसका ऐसे ऐसे अर्थ होते हैं। आज हमने बात की हिंदी व्याकरण में समास की, अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में बीच में वर, में प्रति जो अगले आता हो, पहले खंड में आता हो, ऐसे ऐसे शब्द, तो ऐसे जो पद होते हैं अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। उसके बाद हमने बात की तत्पुरुष समास की, इसके जो 8 प्रकार है उसके बारे में बात की। तीजा नर्मदा है, चौथा
दीर्घ 5वां द्वंद्व समास और 6ठा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ हम ये प्रकरण जो व्याकरण का प्रकरण था समास वो समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको भी ये व्याकरण समास समझ में आ गया होगा। तो मित्रों अब हम यहाँ पे ये प्रकरण समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए आजो, बाय बाय।